नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जिस बीमारी के बारे में बात करेंगे वो एक अति गंभीर बीमारी है। वीडियो को आपको बहुत ध्यान से सुनना है, अंत तक सुनना है और इसको अच्छी तरह से समझना है। इसका कारण ये है क्योंकि ये बीमारी अगर किसी को हो गई तो प्राण बचने करीब करीब असंभव है। वो है किसी मनुष्य को कुत्ते के द्वारा काट लिए जाने से, डॉग बाइट से उत्पन्न जो बीमारी होती है, जिसको हम लोग रेबीज कहते हैं और दूसरे प्रचलित नाम इसका हाइड्रोफोबिया है। अगर किसी को किसी संक्रमित कुत्ते या किसी संक्रमित अन्य जानवर जैसे कि सियार है, जैकाल, लोमड़ी यानी फॉक्स और यहाँ तक कि इन्फेक्टेड जो संक्रमित चमगादड़ होते हैं, उनके भी काटने से ये बीमारी इंसान को हो सकती है। दोस्तों, इस देश में एक आम बात है कि इंसान को कुत्ते काट लेते हैं। सही संख्या तो सारी की सारी रिपोर्ट होती नहीं, लेकिन 2022 में एक आंकड़े के अनुसार, 2023 में एक आंकड़े के अनुसार पूरे भारतवर्ष में 30.43 लाख लोगों को कुत्ते ने काटा, जबकि 2021 में 17.1 लाख लोगों को कुत्ते ने काटा था। अब आप सोच सकते हैं कि 2021 से 2023 यानी 17 लाख से 30 लाख के अराउंड जो है कुत्ते का काटना बढ़ गया। अब जिनको सारे लोगों को तो कुत्ते इन्फेक्ट होते नहीं हैं, यानी उनमें रेबीज का संक्रमण नहीं होता है, तो निश्चित रूप से सारे लोगों को तो रेबीज नहीं होगी, लेकिन तब भी अच्छी खासी संख्या में, और इसका करेक्ट इंसिडेंस ज्ञात नहीं है कि कितने लोगों को देश भर में कुत्ते के काटने से रेबीज होता है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये डिजीज नोटिफाइबल डिजीज की श्रेणी में नहीं आती है। तब भी एक अनुमानित संख्या के अनुसार कि वर्ष भर में करीब 18 से 20 हजार लोगों को रेबीज हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले अभी बताया कि अगर किसी को दुर्भाग्य से कुत्ते या किसी अन्य जंगली जानवर के काटने के कारण जो है रेबीज या हाइड्रोफोबिया हो गया, तो फिर प्राण नहीं बचेंगे। इसलिए इस वीडियो को, इसमें जो जानकारी दी जा रही है, हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो, लेकिन ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति को इसे जानना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, अब जैसे कि अभी हमने कहा कि इससे उत्पन्न जो बीमारी होती है वो रेबीज कहलाती है। रेबीज क्या होता है? ये एक तरह का वायरस होता है जिसको रेबीज का नाम दिया जाता है, और ये कुत्तों को या अन्य जंगली जानवरों को भी, सियार, लोमड़ी या चमगादड़, जो दूसरे इन्फेक्टेड जानवर हैं, जब उस जानवर को काटते हैं तो उससे उसमें ट्रांसफर हो जाते हैं। तो एक तरह का चक्र चलता रहता है और वो जानवर आदमी को काटता है और फिर वो प्रवेश कर जाते हैं आदमी के शरीर में और तंत्र को प्राइमरली ये ग्रसित करते हैं और मनुष्य में तरह तरह के लक्षण आते हैं, और उन लक्षणों से के पश्चात जब इलाज या उसका कोई बचाव नहीं रहता है तो वो मनुष्य स्लोली लेकिन बहुत जल्द ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर ये जानना जरूरी है, ये नॉलेज हम सबको होना चाहिए कि मान लीजिए किसी को रेबीज या हाइड्रोफोबिया हो गया तो उसके लक्षण क्या हैं। देखिए, सबसे पहले तो व्यक्ति को किसी इन्फेक्टेड जानवर, खासकर कुत्तों द्वारा काटा जाना आवश्यक है। वो जानवर इन्फेक्ट होना चाहिए। अब बात लक्षण की जहां तक आती है तो वही लक्षण जो मनुष्य में होते हैं वही लक्षण जानवर में भी रहते हैं, कमोबेश।
तो लक्षण क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, शुरुआत में कुत्ते ने काटा, कुछ दिनों के पश्चात कुछ उसको जनरल लक्षण आएंगे। जनरल लक्षण में कि वो व्यक्ति थोड़ा एजिटेटेड सा रहने लगेगा, कुछ अनाप शनाप भी बकने लग सकता है, उसके मुंह से लार गिरने लग सकती है, वो एकाएक कभी कभी बहुत जल्दी मूडी हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। लेकिन ये सब एक आम लक्षण है। इसका जो स्पेसिफिक लक्षण है जिससे हम लोग इस बीमारी को डायग्नोस करते हैं, वो ये होता है कि जब भी वो व्यक्ति जो इस बीमारी से ग्रसित हो गया है पानी पीने की कोशिश करता है, तो उसको पानी पीने की कोशिश करने मात्र से ही बहुत तेज तकलीफ होने लगती है। उसका कारण है कि जैसे पानी जो है वो ग्रास नलिका, जिसको हम लोग ईसोफेगस कहते हैं, उसके अंदर प्रवेश करता है, तैसे ही वो ग्रास नलिका एकाएक सिकुड़ जाती है, स्पैज़म में आ जाती है। अब वो स्पैज़म पेनफुल होता है, और इतना पेनफुल होता है कभी कभी जो पेशेंट है उसमें झटके तक आने लगते हैं। हालत ये हो जाती है कि वो व्यक्ति पानी पीना तो दूर, वो पानी को देख के डरने लगता है। इसीलिए इसको हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। हाइड्रो मीन्स पानी, फोबिया मीन्स डर, भय, हाइड्रोफोबिया। इसके पश्चात व्यक्ति में और लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। उसके हाथ पैर थोड़ा सुन्न से होने लगते हैं, यानी जैसे लकवा जैसा होने लगता है, यानी ये वो पैरालिटिक स्टेज में जाता है, यानी उसका नर्वस सिस्टम पैरालाइज होने लगता है। हाथों पैरों में जैसे जान नहीं रह गई है, अकड़न आ गई है, लकवा टाइप हो गया है, पैरों में भी यही बात हो जाती है। धीरे धीरे करके ये पैरालिसिस ऊपर उठकर उसकी रेस्पिरेटरी मसल्स जो हैं, जिससे हमारी जो सांस लेने की मसल्स होती हैं, वो पैरालाइज हो जाती हैं। उसके पैरालाइज होने के फलस्वरूप होता यह है कि व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और धीरे धीरे करके उसकी सांस बंद हो जाती है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है और अनफॉर्चुनेटली वो व्यक्ति मर जाता है। ये संक्षेप में मोटे मोटे लक्षण हमने आपको बताए। देखिए, जो जानवर इन्फेक्ट होता है कमोबेश यही लक्षण उसमें भी होते हैं। वही कुत्ता जो 4 दिन पहले बिल्कुल ठीक था, साधारण तरीके से रहता है या रहता था, उसमें वो एजिटेटेड होने लगता है, बिना मतलब भूखने लगता है। एजिटेशन इतना बढ़ जाता है कि वो जरा जरा सी बात पे किसी को दौड़ाने लगता है, काटने लगता है, उसके मुंह में से लार बहने लगती है। ये लार जो इन्फेक्टेड पेशेंट है, मरीज है, उसमें भी बहने लगती है। उसका कारण है कि लार भी निगलने में, लार एक तरह का द्रव पदार्थ है, उसको भी निगलने में मरीज को परेशानी होती है, कुत्ते में भी परेशानी होती है। वो खाना पीना छोड़ देता है और उसमें भी पैरालिसिस के लक्षण आते हैं और धीरे धीरे करके वो कुत्ता भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ये तो एक उसकी सिम्टोमेटोलॉजी रही। इसी तरह से हम डॉक्टर लोग ये डायग्नोस करते हैं, मरीज हमारे पास लाया जाता है कि हाँ, इसको रेबीज नामक, हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी हो गई है। इस बीमारी का ये लक्षणों से ही डायग्नोस हो जाती है। हिस्ट्री ऑफ डॉग बाइट या वाइल्ड एनिमल बाइट और इस तरह के लक्षण होना, इसमें कोई टेस्ट आदमी का नहीं किया जाता है। ये बिल्कुल निश्चित हो जाता है कि ये इसको कुत्ते ने काटा है और ये जो है इनको इस तरह के लक्षण हुए, यानी हाइड्रोफोबिया इनको होने लगा है, अकड़न सी होने लगी है। तो ये तो रहा सिम्टोमेटोलॉजी। अब दोस्तों, 2 तरह की बात यहां आती है कि क्या इसका कोई इलाज है। तो इलाज इसका बिल्कुल नहीं है। एक बार हो गई तो फिर ये इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। निश्चित रूप से व्यक्ति मौत को प्राप्त होगा। हाँ, क्या इसका कोई बचत का उपाय है? बिल्कुल है। और अच्छी बात यह है कि बचत इसमें 100% है। अगर सही समय पे तुरंत काटने के पश्चात अगर सारे उपाय जो अभी हम बता रहे हैं आपको,
अगर आप कर लें तो आप जो है इस बीमारी से 100% बच सकते हैं। तो क्या उपाय है, आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यह है कि मान लीजिए दुर्भाग्य से आपको किसी कुत्ते ने काट लिया। अब दो तरह के कुत्ते होंगे, एक तो आवारा जो गलियों इधर उधर सब घूमते रहते हैं, झुंड में या अकेले भी, वो कुत्ता काट ले। अब देखिए, उस कुत्ते को आपको ट्रेस करना बहुत मुश्किल है। वो आपको काटेगा, झपटेगा, काटेगा, भाग जाएगा, आप उसको ट्रेस नहीं कर पाएंगे। हाँ, दूसरा किसी का पालतू कुत्ता है, उस पालतू कुत्ते को निश्चित रूप से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये जो वाइल्ड टाइप के डॉग्स होते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, इनको आप ट्रेस करना मुश्किल होता है, पहचान में भी नहीं आएंगे, दोबारा आपके सामने पड़ेगा। तो अगर जो है आपको कुत्ते ने काट लिया, किसी को कुत्ते ने काट लिया, तो सबसे पहला तो काम ये करना है कि अपने घर पे पहुंच के या आस पड़ोस में ही अगर उपलब्ध हो तो अपने घाव को तुरंत फुरंत जो है ठंडे पानी और साबुन से धो डालिए। वॉश विद सोप एंड वाटर। एक बार धो डालने के पश्चात अगर आपके घर में आयोडीन सोल्यूशन हो, पॉविडोन आयोडीन जिसको हम लोग कहते हैं, अक्सर लोग एंटीसेप्टिक सोल्यूशन के रूप में घर में रखते हैं आजकल, अगर वो सोल्यूशन भी है तो आप ताज़े पानी में 2-3 चम्मच उस सोल्यूशन को डाल दें, उससे भी घाव को धो डालिए। फिर उसके बाद रनिंग वाटर से धो डालिए। पॉविडोन आयोडीन से ये होता है कि ये एंटीसेप्टिक बहुत अच्छा है, इसमें एंटीबैक्टीरियल यानी बैक्टीरिया अगर कुछ प्रवेश किए होंगे काटते समय घाव में, उनके खिलाफ भी काम करेगा, घाव को सड़न से बचाएगा। और दूसरे ये भी कहा जाता है कि ये कुछ वायरस के प्रति भी जो है अच्छा काम करता है। बहरहाल, उससे आप पहली चीज होती है वुंड टॉयलेटिंग। इसको करके अगर घर में उपलब्ध है एक साफ पट्टी बांध लीजिए। और अब आपको देर नहीं करनी है। अब आपको यह करना है कि आप जो है फौरन जो है नज़दीक के किसी अस्पताल में जाइए, डॉक्टर के डिस्पेंसरी में जाइए, सरकारी अस्पताल में जाइए, कोई भी क्वालिफाइड डॉक्टर है आप उसके पास पहुंच जाइए। आप अपनी हिस्ट्री बताइए, वो आपसे पूछेगा कि गली के किसी कुत्ते ने काट लिया, भाग गया, या किसी का पालतू कुत्ता है। आप उसको पूरी हिस्ट्री दीजिए। आपसे ये भी पूछ सकता है क्या कभी पहले किसी कुत्ते ने काटा था या नहीं काटा था, क्या आपको कोई वैक्सीन वगैरह उस समय लगी थी या नहीं लगी थी। आप पूरी बातें बताएंगे उसको। फिर वो खुद भी जो है उस घाव को जो आपने धोया था, आपने साफ किया था, वो उस पट्टी को खोलेगा, घाव को अपनी तरह से डॉक्टरी रूप से उसको धोएगा, साफ करेगा। हाँ, यहाँ एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि आप स्वयं से यह जिद न करें कि साहब आप जो है इस घाव को टाँके लगा के बंद कर दीजिए। ऐसे घाव को जो कुत्ते का काटा हुआ है, जंगली जानवर का काटा हुआ है, जिसमें रेबीज होने का खतरा हो, इसमें घाव को टाँके लगा के बंद नहीं किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये आपको भी जानकारी होना चाहिए इसको। तो एक तो ये बात रही। दूसरे देखिए, अगर किसी आवारा कुत्ते ने काटा है तब तो कोई ये रिस्क लेनी ही लेनी नहीं है कि साहब वो उसमें वैक्सीन हमको लगेगी या नहीं लगेगी। ये आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि ये आपको पता ही नहीं कि वो कुत्ता किस तरह का था। डॉक्टर को भी नहीं पता हो सकता वो कुत्ता किस तरह का था। तो उसमें आपको इम्यूनोग्लोबुलिन और वैक्सीन, दो तरह के टीके आते हैं। एक को रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं, दूसरे को एंटी रेबीज वैक्सीन या ARV कहते हैं। अब इम्यूनोग्लोबुलिन और वैक्सीन ये आवारा टाइप के काटे हुए कुत्ते या ऐसा नोन कुत्ता जिसको वाकई में आपको पता है कि हाँ इसको वाकई कई लोगों को काट चुका है, उस हालत में, या कहीं किसी जंगल में लोमड़ी या किसी उसने काट लिया है, ऐसी हालत में आपको इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगेगा और एंटी रेबीज वैक्सीन भी लगेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, अगर मान लीजिए किसी का पालतू कुत्ता है
उसने आपको काट लिया और आप श्योर हैं कि आप जाके उस कुत्ते के बारे में उसके मालिक से पता लगा सकते हैं कि भाई उसको कोई एंटी रेबीज वैक्सीन लगा है या नहीं लगा है, कुत्ते का व्यवहार कैसा है, शांत इस समय है, उसे कोई बीमारी तो नहीं है। अगर ऐसी हालत है तब तो हो सकता है डॉक्टर कहे ठीक है ये पालतू कुत्ता है, आपके घर के बगल के किसी आपके नेबर का है, आप उसको 10 दिन तक आप उसको ऑब्जर्व करिए। अगर 10 दिन के भीतर उसके अंदर रेबीज के जीवाणु होंगे, वो अपरेंट हो जाएंगे, उसे वही बीमारी जो लक्षण आदमियों में होते हैं वो करीब करीब वही सब आने लगेंगे। ऐसी हालत में तुरंत आप जो है डॉक्टर के पास जाएं, रिपोर्ट करें और वैक्सीन इम्यूनोग्लोबुलिन लगवा लें। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरी बात ये भी बता दें कि ये इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटी रेबीज वैक्सीन ये बच्चों में और गर्भवती महिलाओं में भी बिल्कुल सेफ है। आजकल इतने अच्छे अच्छे टीके आ गए हैं कि वो डॉक्टर लगाते हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर सेफ्टी प्रिकॉशन जानते हैं और ये परफेक्टली सेफ है। ये तो अब यहां पे थोड़ी सी जानकारी आपको जो इन टीके के हैं उनके बारे में भी मैं आपको दे दूं। पहली बात तो जान लीजिए, जैसा मैंने बताया कि ये टीके 2 तरह के होते हैं। एक होता है इम्यूनोग्लोबुलिन जिसको रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन मींस RIG कहते हैं। ये इम्यूनोग्लोबुलिन ये 2 सोर्सेस से प्राप्त किया जाता है, मैन्युफैक्चर होता है। एक ह्यूमन सोर्स होता है जिसको हम लोग HRIG यानी ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। दूसरा एनिमल सोर्स यानी घोड़े मीन्स इक्वाइनो रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन ERIG। इम्यूनोग्लोबुलिन और वैक्सीन में सबसे बड़ा अंतर यह है कि इम्यूनोग्लोबुलिन में बनी बनाई एंटीबॉडीज होती हैं। जो रेबीज वायरस है इसके खिलाफ बनी बनाई ऑलरेडी एंटीबॉडीज होती हैं। तो ये जैसे ही आपके शरीर में ये एंटीबॉडीज उसके जरिए आप लगाते हैं तो उस तुरंत पहुंच जाती हैं और ये रेबीज वायरस से फाइट करती हैं, उनको किल करती है। इमीडिएट एक्शन शुरू होता है। हाँ, ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन है ये इसके लगाने का तरीका अलग है। इसको लगाने का क्या तरीका है? देखिए, इम्यूनोग्लोबुलिन जो है जहां जहां कुत्ते ने काटा है, जहां घाव किया उसने, ये उस घाव में और उसके अराउंड लगाई जाती है, उसके चारों तरफ लगाई जाती है। इसकी कुछ खास डोज होती है। अगर कोई यंग डॉक्टर्स या मेडिकल स्टूडेंट्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको डोज मालूम होनी चाहिए। इसकी जो डोज निर्धारित है वो 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से लगाई जाती है। घाव के अराउंड, अगर घाव के अराउंड सफिशिएंटली लग गया, थोड़ी बच गई, तो ये मांसपेशी में दे दी जाती है। यानी जो थाई मसल है या डेल्टॉइड है, डेल्टॉइडिस को कहते हैं, ये रीजन, वहां बचा खुचा पोर्शन लगाया जा सकता है। अब दूसरी चीज है, जैसे बात किया, दूसरी चीज है ARV मींस एंटी रेबीज वैक्सीन। वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन में बहुत अंतर है। वैक्सीन क्या करती है कि वैक्सीन घाव के चारों तरफ नहीं लगाई जाती है। वैक्सीन आपको सिर्फ मांसपेशी में दी जाती है, वो भी प्रेफर किया जाता है डेल्टॉइड, इस रीजन में, अपर आर्म में, यहां पे वो लगाई जाती है। और मान लीजिए आपको इम्यूनोग्लोबुलिन दाहिनी थाई में लगी है, कुत्ते ने वहां काटा है, और अगर आपको वैक्सीन लगाना है तो आप अपने बाएं डेल्टॉइड में वैक्सीन को लगवाएंगे दूसरी सिरिंज से। वही सिरिंज यूज नहीं की जा सकती है, यानी एकदम अपोजिट आप लगवाएंगे और उसी दिन लगवाएंगे, उसी समय लगवाएंगे। एंटी रेबीज वैक्सीन में जब आपके अंदर शरीर में प्रवेश करती है तो जैसे कि सभी वैक्सीन करती हैं, ये किल्ड वायरसेस होते हैं, ये शरीर में पहुंचते हैं और शरीर की अपनी इम्यूनिटी इसके खिलाफ एंटीबॉडीज धीरे धीरे करके बनाने शुरू कर देती है।
ये बनी बनाई एंटीबॉडीज नहीं होती हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन बनी बनाई एंटीबॉडीज होती हैं। ये शरीर की एंटीबॉडीज बनाने की प्रक्रिया को स्टिमुलेट करती हैं और 2-3 इंजेक्शन लग जाता है तो धीरे धीरे करके एंटीबॉडीज और धीरे धीरे करके बढ़ती जाती है। इम्यूनोग्लोबुलिन बस एक डोज लगती है, लेकिन एंटी रेबीज वैक्सीन ये क्लासिकली 4 डोजेज में दी जाती है। हाँ, एक 5वीं डोज भी होती है, वो कब लगेगी वो भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन 4 मिनिमम आपको लगवानी है। 4 कौन सी? एक तो द डे ऑफ बाइट, जिस दिन कुत्ते ने काटा है, जिसको हम लोग डे 0 कहते हैं। दूसरी वैक्सीन, दूसरा है लगना, वो आपको तीसरे दिन लगेगी। तीसरी वैक्सीन आपको 7वें दिन लगेगी। चौथी वैक्सीन आपको 14वें दिन लगेगी। हाँ, कुछ केसेस में जैसे जिनके अंदर इम्यून जो सिस्टम है, जो रोग प्रतिरोधात्मक प्रणाली है, अगर वो डिप्रेस हो जाती है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में इम्यूनो कंप्रोमाइज कहते हैं, अगर वो इम्यूनो कंप्रोमाइज पेशेंट है, जैसे अगर मान लीजिए किसी को HIV है या किसी को कुछ ऐसी दवाएं चल रही हैं, HIV मीन्स एड्स, उसमें इम्यून सिस्टम बहुत कंप्रोमाइज हो जाता है, खत्म हो जाता है। दूसरे जैसे कैंसर पेशेंट हैं, इनमें भी इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो जाता है। जिनको कैंसर वाली दवाएं चल रही हैं, उनमें भी इम्यून सिस्टम को वीक कर देती हैं। ट्रांसप्लांट पेशेंट में ऐसे तमाम दवाएं चलती हैं जो इम्यून सिस्टम को वीक कर देती हैं। तो जिनको इम्यूनो कंप्रोमाइज पेशेंट हैं, उनको 5वीं डोज भी दी जाती है, रिकमेंड की जाती है। अब वो कब लगती है? वो 28वें या 30वें दिन पे लगाई जा सकती है, लेकिन कम से कम आपको 4 डोज लगवाना है। इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि ये प्राणघातक रोग है। इसमें किसी प्रकार की लिबर्टी लेना उचित नहीं है। पूरी सुरक्षा आपको चाहिए। इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगेगी और एंटी रेबीज वैक्सीन की फुल डोजेस लगेंगी। पूरा शेड्यूल आपको कंप्लीट करना है। अब इसके अलावा मान लिए पहले दिन उसने आपको एंटी रेबीज वैक्सीन भी लगा दिया, डॉक्टर ने इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगा दिया। उसके बाद वो आपको एक एंटी टिटनस सीरम भी देगा, जिसको हम लोग टेटवैक के नाम से जानते हैं। वो घाव को अच्छी तरह से साफ करेगा, देखे कहीं कोई ब्लीडिंग वूडिंग है वो चेक करेगा। वो आपको घाव को सूखने के लिए, उसमें कोई इन्फेक्शन न होने पावे, एंटीबायोटिक की दवाएं भी दे सकता है। और वो आपको कुछ पेन किलर वगैरह, विटामिन वगैरह भी दे सकता है, उसे भी आपको लेना चाहिए। वो सेकेंडरी बात है। मेन बात इम्यून टॉयलेटिंग और इम्यूनोग्लोबुलिन और ARV, ये मुख्य बात है। नो हेजिटेशन। अब देखिए, बात आ गई इस पर कि साहब हमने तो जो है, हमें 2 साल पहले 3 साल पहले कुत्ते ने काटा था, हमको 4-5 डोज उस समय लगी थी, अब हम क्यों लगवाएं? नहीं, ये गलत है। अगर आपको पहले कुत्ते ने काटा है, किसी जंगली जानवर ने काटा है, आपको उस समय रेबीज वैक्सीन लगी थी, तो इस बार भी देखिए, तब से लेके आपकी जो उसमें एंटीबॉडीज बॉडी में थी उस समय के इंजेक्शन के थ्रू, उसके वो एंटीबॉडीज के जो संख्या होती है वो कम हो जाती है, पावर उसका कम हो जाता है। तब भी आपको डॉक्टर कम से कम 2 डोज लगाने की सलाह देंगे, एक उसी दिन, एक जो है डे 3 पर 2 डोज। हाँ, इस बार जब पहले कभी ARV लग चुका हो, इस बार आपको इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं लगेगा, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। एक बात जरूर आपसे कह दूं कि बहुत सारे पेशेंट भी, कुछ डॉक्टर भी कॉस्ट कटिंग के चक्कर में रहते हैं, क्योंकि इम्यूनोग्लोबुलिन थोड़ा महंगी होती है। वो सोचते कहते नहीं, चलिए ठीक है, आप या आप ही कहते हैं, उनको सजेस्ट करते हैं, आप जिद करते हैं नहीं साहब हम नहीं लगवाएंगे, वो गलत है। इस बीमारी के साथ खिलवाड़ नहीं है, करना ही नहीं है आपको। ये इम्यूनोग्लोबुलिन देखिए, जान है तो जहान है। पैसा रुपया आपकी जान नहीं रहेगी तो आप उसका क्या करेंगे?
आप इम्यूनोग्लोबुलिन खरीदिए और उसको लगवाइए, और अच्छी वाली खरीदिए जो ह्यूमन सोर्स से बनी है, HRIG जिसको मैंने बोला, आप उसको खरीदिए। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन सोर्स से बनी हुई इम्यूनोग्लोबुलिन होती है वो इम्यूनोग्लोबुलिन में थोड़े बहुत रिएक्शन के चांसेस होते हैं। ह्यूमन वाली वैरायटी में आपको रिएक्शन चांसेस कम होते हैं, हालांकि थोड़ा सा महंगी होती है। यहां महंगा सस्ता इस बीमारी में नहीं देखना है। तो मैं समझता हूं कि अगर आपने बचाव के ये सारे उपाय अच्छे से कर लिए तो आप इस बीमारी से पूर्णतः सुरक्षित हो जाएंगे। जिसको भी काटा है वो सुरक्षित हो जाएगा। अब यहां एक बात मैं आपसे और गुजारिश करना चाहूंगा कि देखिए, ऐसा है कि जानवर पालना अच्छी बात है, शौक से पालिए। कुत्ते जो हैं एक अच्छे साथी होते हैं, एक अच्छे गार्ड होते हैं। वो आपके साथ खेलते कूदते हैं, आपका मन प्रसन्न करते हैं, डिप्रेशन दूर होता है। लेकिन जब हम किसी पशु को पालते हैं, कुत्ते को पालते हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कुछ उसके प्रति होती है। आप जिस दिन कुत्ता अपने घर में लावें उसी दिन डॉक्टर के पास, जो वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं उनके पास जाइए। वो आपको एक इम्यूनाइजेशन का शेड्यूल देंगे। उस शेड्यूल को आप पूरा करें। उसमें एंटी रेबीज वैक्सीन उनकी होती है, वो भी लगवाएं, और जो वैक्सीन्स हैं वो भी लगवाएं। जो भी प्रक्रिया वो बताए आप उसको करिए। क्योंकि देखिए, कुत्ता या कोई भी जानवर बड़ा मूडी होता है। किसी समय एकाएक वो किसी को भी काट सकता है, घर के लोगों को काट लेता है, बच्चों को काट लेता है, और आप कुछ नहीं कर पाते हैं। तो उस समय आप इधर उधर की तमाम परेशानियों में फंस सकते हैं। वो खतरा आपको नहीं मोल लेना है। यानी अपने डॉग का आपको वैक्सीनेशन फुल्ली कराना है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये हमारे अच्छे नागरिक होने का सबूत भी है, और ये वैधानिक भी है, ये लॉफुल भी है। आजकल ज़रूरी भी है। ये आपके ऊपर फाइन हो सकता है। तो बहरहाल, जहाँ तक संभव हो सका मैंने सारी बातों को संक्षेप में इसमें समेटा इस वीडियो में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।